दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और बेंगलोर। इन सब जगहों पर काम करने वाले मजदूरों में एक बात कॉमन है, इसकी एक बड़ी आबादी बिहार से आती है। एक परिवार में 4 से 5 लोग और टोटल इनकम सिर्फ 10,000 रुपये। सोचिए, ये एक नंबर नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। आजकल 4-5 लोग का परिवार है और सैलरी सिर्फ 10,000। ऊपर से महंगाई आसमान छू रही है। दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, मसाला, साबुन, सरफ, दवा, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ महंगा हो गया है। अगर घर में एक ही आदमी कमाता हो और पूरा परिवार उसी पर डिपेंड करता है तो 10,000 में घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिहार में युवा बेरोजगारी आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3.9% से 5.2% के बीच है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि एजुकेटेड यूथ के बीच ये दर काफ़ी ज़्यादा है, करीब 14% से 19% तक। ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनमें बेरोजगारी दर 14.7% तक पहुंच चुकी है, जबकि हायर एजुकेशन वाले युवाओं के लिए ये लगभग 19% है। ये संख्या सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट की तरफ इशारा करती है। कभी बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज वही बिहार लेबर हब के रूप में जाना जा रहा है। और ये सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि हम सबके लिए सोचने वाली बात है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसी दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना भी अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। मतलब चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ और आज उनकी पोजीशन क्या है ये सब जानते हैं। बिहार में माइग्रेशन कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1830 के दशक में ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी। अंग्रेजों को अपने कॉलोनीज मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद और गुयाना में सस्ते मजदूर चाहिए थे। बिहार के भोजपुरी क्षेत्र जैसे शाहाबाद, सारण और चंपारण से हजारों लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश भेजे गए और शायद इसी कारण से मॉरिशस में कुछ लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे देश के अंदर ही माइग्रेशन बढ़ने लगा। कोलकाता की जूते मिल्स, असम के चाय बागान और धनबाद जमशेदपुर के इंडस्ट्री में बिहार के लोग काम करने लगे। आज़ादी के बाद खासकर 1960 से 70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पंजाब और हरियाणा में मजदूरों की डिमांड बढ़ी, जिससे बिहार के लोगों ने पूरा किया। 1990 के बाद इकोनॉमी लिबरलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और सूरत जैसे शहरों में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम के लिए बिहार से बड़े लेवल पर माइग्रेशन होने लगा और यह सिलसिला अभी भी लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में नोएडा और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में कई सालों से फैक्ट्री वर्कर का कहना है कि उनकी सैलरी उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। लोग रोज 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट मिलती है वो महंगाई के हिसाब से काफ़ी नहीं होती। किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि लो सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। इसी वजह से वर्कर ने वेज हाइक यानी सैलरी बढ़ाने की डिमांड उठाई। उनका कहना था कि मिनिमम वेज बढ़ाया जाए, शिफ्ट टाइमिंग प्रॉपर हो, ओवर टाइम का पैसा मिले और वर्किंग कंडीशन बेटर की जाए। कई वर्कर का यह भी मानना था कि उनकी सैलरी और उनके काम के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। प्रोटेस्ट की शुरुआत इन्हीं डिमांड के साथ हुई। शुरू में बात ये थी कि वर्कर अपनी प्रॉब्लम को पीसफुली सामने रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो टेंशन और भी बढ़ जाती है। फिर जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। कुछ जगहों पर पथराव हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी की खबरें आई। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सिचुएशन संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लानी पड़ी। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कल तक जो अपनी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, मीडिया उनका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से बताता है और ये बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है रूलिंग पार्टी पे। अब सवाल यह उठता है कि प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हुआ। इसका एक बड़ा रीज़न है लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन। जब वर्कर को लगता है कि उनकी सैलरी, उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स और उनकी बेसिक नीड को कोई सीरियस नहीं ले रहा है,
तो गुस्सा एक दिन बाहर आ जाता है। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी क्यों ये समस्या बना हुआ है कि बिहार के ज़्यादातर लोगों को बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि बिहार के पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप गलत हो। दुनिया का 90% मखाना बिहार से आता है। इसकी प्रोसेसिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग करके लाखों जॉब क्रिएट की जा सकती है। मुजफ्फरपुर की लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की डिमांड पूरी दुनिया में है। इनके लिए जूस और पैकिंग फैक्ट्री बिहार में हो सकता है। बिहार मक्का का बड़ा प्रोड्यूसर है। इथेनॉल प्लांट्स लगाकर इसे फ्यूल बनाया जा सकता है, जैसा कि पूर्णिया में पहला प्लांट शुरू भी हुआ है। बोधगया, नालंदा और वैशाली में दुनिया भर से लोग आते हैं। सीतामढ़ी जैसे जगहों को डेवलप करके रिलीजियस टूरिज्म बनाया जा सकता है। वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व और राजगीर जैसे इलाकों में नेचर टूरिज्म की बड़ी संभावना है। मधुबनी पेंटिंग इस आर्ट को फैशन ब्रांड के साथ जोड़कर लोकल वुमेन को रोजगार मिल सकता है। भागलपुरी सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करके टेक्सटाइल हब बनाया जा सकता है। लेदर एंड टेक्सटाइल, बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी निकाली है, जिससे बड़ी कंपनी को बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है, ये 50-100 रुपये का सामान इससे कैसे एम्पायर बनेगा? लेकिन बिजनेस का एक रूल है, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन कंट्रोल। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनर डॉलर कंपनी वही बेच रही है जो बिहार के पास खेत में पड़ा है, बस उनका तरीका अलग है। ऐसे ही एक कंपनी है पेप्सिको और लेस। पेप्सिको किसान से 10 रुपये से 15 रुपये किलो आलू खरीदती है, उसे प्रोसेस करती है, नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग एंड ब्रांडिंग करके 400 से 600 किलो में बेचती है। पेप्सिको का टर्नओवर 80 से 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। मखाना की तरह ही पिस्ता होता है। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है द वंडरफुल कंपनी। उन्होंने क्या किया, पहले पिस्ता सिर्फ एक ड्राई फ्रूट था, उन्होंने इसे हेल्दी स्नैक बनाया, जबरदस्त ब्रांडिंग की। आज उनका टर्नओवर 5 बिलियन डॉलर यानी इंडिया का 40,000 करोड़ से ऊपर का है। मखाना को आज यूएस और यूरोप में पोपेड वाटर लिली सीड्स कहकर 2000 से 3000 किलो में बेचा जा रहा है। बिहार का मखाना अगर वनरेज मखाना बन जाए तो वो हजारों करोड़ों की कंपनी बना सकता है। आपने लीची और आम को सिर्फ टोकरी में बिकते देखा होगा। कैलिफोर्निया की कंपनी डिस्क्लोज को देखिए, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी बनाने वाली कंपनी है। इनका रेवेन्यू साल का 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। बिहार की लीची अगर इसी तरह ग्लोबल सुपरमार्केट के शेल्फ तक पहुंचा जाए तो बिहार में भी डिस्क्लोज जैसी कंपनी खड़ी हो सकती है। ऐसे ही एक फ्रांस की कंपनी है हर्मेस। वो क्या बेचती है, सिल्क स्क्रैप और लेदर बैग। उनका एक स्क्रैप की कीमत 40,000 से 1 लाख होता है। वो आर्ट बेचते हैं। मधुबनी पेंटिंग अगर डिजाइनिंग बैग पर आ जाए तो वही 500 की पेंटिंग 50,000 का प्रोडक्ट बन सकता है। कोई भी नेता हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी इसे ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। NDA, which has released its manifesto with 1 crore government jobs, 10 industrial parks and factories in every district. फिर उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। क्यों? निवेश और नौकरी सिर्फ और सिर्फ NDA ही ला सकती है। बहुत सारे जॉब देने की बातें होती है, लोग दूसरे राज्यों से आकर वोट देते हैं, फिर उन्हें जीतने के बाद बाहर जाना पड़ता है। कहीं उसे बिहारी बोलकर गाली दिया जाता है, कहीं हिंदी बोलने पर मारा जाता है, कभी घर आने पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दिवाली, ईद, छठ, बकरीद, पूजा, मुहर्रम, दशहरा, हर फेस्टिवल पर टिकट का प्राइस हाई रहता है। ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि लोग बाथरूम तक बैठे रहते हैं। इलेक्शन और वोटर का रिश्ता बस आओ सनम और जाओ सनम है। ना ही नेता अपना वादा पूरा करता, ना ही जनता उनसे सवाल करती है। आज माइग्रेशन सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है। यूथ बेटर एजुकेशन, IT जॉब्स और कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या हर माइग्रेशन सही है? अगर आप बेटर जॉब, स्किल्स और अपनी लाइफ इम्प्रूव के लिए बाहर जा रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी माइग्रेशन है और ये सही है। लेकिन जब आपको अपने घर में काम ना मिले और आपको सिर्फ इसलिए बाहर जाना पड़े कि घर में 2 वक्त का दाल रोटी चल सके, बच्चों का फीस भर सके, उनकी कॉपी कलम ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन है और ये बिल्कुल बेकार है। और सच ये है कि बिहार में ज़्यादातर माइग्रेशन डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, मतलब मजबूरी वाला माइग्रेशन है। जॉब्स की कमी, इंडस्ट्रियल का ना होना, गरीबी, ये 3 सबसे बड़े रीज़न है। 1947 से पहले हमारे पास कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पावर जनता के हाथ में होती है।
फिर भी अगर हम माइग्रेशन को नॉर्मल मान लेते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की जनरेशन के लिए 18 साल के बाद बाहर जाना एक अचीवमेंट बन गया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच में अचीवमेंट है या मजबूरी।